नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है, ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। एंजल्स कहते हैं कि जैसे डार्विन ने भौतिक प्रकृति के नियम की खोज की थी, ठीक वैसे ही इतिहास की व्याख्या एक नए तरीके से कार्ल मार्क्स ने की। कार्ल मार्क्स के इतिहास की जो व्याख्या है, उसमें भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है। यही कारण है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इनकी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में आई थी सामने। इस पुस्तक में भौतिकतावाद को मानव इतिहास का आधार माना गया है। मार्क्स की दृष्टि में मानव समाज का इतिहास राजाओं और सेनापतियों के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं हो सकता, बल्कि इसको समझने के लिए हम इतिहास को उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जोड़ के समझना होगा। कार्ल मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, उसके केंद्र में मोड ऑफ प्रोडक्शन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी में हम उत्पादन की प्रविधि कहते हैं। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि समाज एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है, उसके पीछे जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वो है उत्पादन की प्रविधि या मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सरल शब्दों में कहें, उत्पादन का तरीका। मनुष्य अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ एक रिश्ता कायम करता है और उत्पादन करता है। पशु पक्षियों जीव जंतुओं की तरह ही मानव समाज में भी उत्पादन मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन का आशय है कि कोई सृजन करना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे जब आदिम साम्यवाद की अवस्था थी इस पृथ्वी पे, तब मानव जीवन बहुत सरल था। संस्थाएं बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थीं। उस समय उत्पादन सीमित था, सरल था। अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, यानी उत्पादन का तरीका बदल गया आदिम साम्यवाद में। और उत्पादन का तरीका कैसे बदला? मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हुआ? दरअसल उत्पादन प्रणाली के दो हिस्से हैं। एक है उत्पादन के साधन और दूसरा है उत्पादन के साधन के साथ समान संबंध। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कि उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष हैं। एक उत्पादन के साधन जिसमें उपकरण, मशीनें, मानवीय श्रम कौशल आदि आते हैं, और दूसरा उत्पादन संबंध जो उत्पादन कार्य में सहयोग करने वाले सभी लोगों के मध्य बनते हैं। इसे ही हम उत्पादन प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे परिवार हो, या जो कुछ भी हो, कला हो, इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वह चीज़ें उत्पादन प्रणाली पे ही डिपेंड होती हैं, उसी पर ही निर्भर रहती हैं। यानी उत्पादन प्रणाली जो है, जो भौतिक चीज़ें हैं, वो कैसी हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस पर जो टिके हैं मूल्य, कला, राजनीति, साहित्य,
ये क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। उत्पादन प्रणाली के दो हिस्से हैं, जैसा कि चर्चा की जा चुकी है। एक उत्पादन के साधन और दूसरा उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स का मानना है कि मानव समाज सदैव दो वर्गों में विभाजित रहा है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर विरोधी होते हैं तथा इनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। एक वर्ग के पास उत्पादन के साधन होते हैं और दूसरे वर्ग के पास केवल श्रम होता है, श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के क्रम में कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कई हिस्सों में बांटा। मोटे तौर पर देखें तो आदिम साम्यवाद के बाद जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं इतिहास के, वो प्राचीन समाज या जिसको हम दास युग कहते हैं, और उसके बाद सामंत युग, फिर पूंजीवाद, और पूंजीवाद के बाद जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद को मार्क्स किस रूप में लेते हैं, इस पर हम क्रम से चर्चा करते हैं। उत्पादन शक्ति के आधार पर मानव इतिहास को कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले आदिम साम्यवाद को रखा है। ये वह युग है जब उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है, जबकि पूरे समाज का, समुदाय का है। यहाँ कोई वर्ग नहीं है, कोई क्लास नहीं है। उत्पादन प्रणाली के जो है, जैसे कि आगे चल करके उत्पादन प्रणाली को में एक ऐसा हो गया उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण था और जिसका नियंत्रण नहीं था। जिसका नियंत्रण था वो एक वर्ग बन गया और जिसका नियंत्रण नहीं था वो दूसरा वर्ग बन गया, यानी कि श्रमिक। लेकिन आदिम साम्यवाद में ऐसी कोई बात नहीं थी। ना तो कोई वर्ग था और ना ही उत्पादन की वस्तुओं पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा था। आगे चल करके उत्पादन की प्रणाली बदलती है, यानी उत्पादन का तरीका बदलता है, और जब उत्पादन का तरीका बदलेगा तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन। अब जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, उत्पादन जाहिर सी बात है उसी के हिस्से में जाएगा जो एक्स्ट्रा उत्पादन है, और जिसका नियंत्रण नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके बाद का जो समाज आता है वो दास युग है। इसमें उत्पादन के साधनों तथा दासों पर मालिकों का अधिकार है। दासों को खरीदा तथा बेचा जा सकता था। संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में थी। अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों को दास बनाकर रखा। इस प्रकार समाज दो वर्गों, मालिक तथा उनके दास, मालिक और दास में बंट गया। यहाँ मतलब एक शोषक है और एक शोषित है। शोषित कौन है? दास है। यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब समाज के चंद अमीर लोग हैं। वो अमीर कौन है? जो दासों के स्वामी हैं, ठीक है। और बहुसंख्यक आम जनता है। इसके बाद का जो फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, यानी उसके पहले क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन आया और फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्रणाली बदली तो समाज कौन सा आया? सामंती युग आया। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था, जो कि मूलतः भूमि के स्वामी होते थे। भूमिहीन किसान इनके अधीन रहकर खेती करते थे। निजी संपत्ति की धारणा इस युग में प्रबल हुई, जिसके फलस्वरूप किसानों और सामंतों में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ सामंती युग में जो है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर निजी संपत्ति तो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पर वर्ग संघर्ष कहते हैं कि वर्ग की सामंतवादी युग में भी वर्ग संघर्ष किस रूप में है? वर्ग वैमनस्य के रूप में है। क्रांति नहीं हो पा रही है। क्रांति पूंजीवादी युग में होगी। अब पूंजीवादी युग में क्या है? इस युग में बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं और उन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं। उन उद्योगों पे कब्जा किसका है? पूंजीपतियों का है। उत्पादन कार्य करने वाला वर्ग कौन सा है? दूसरा वेतनभोगी श्रमिक है और एक पूंजीपति है। श्रमिक पूंजीपतियों को अपना श्रम बेचकर नाम मात्र का वेतन पाते हैं, मेहनताना पाते हैं। इस रूप में श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाएगी। अंत में मार्क्स की मानता है कि श्रमिक वर्ग बाध्य होकर पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा। पूंजी समाज तथा राज्य की बागडोर
श्रमिकों के हाथ में होगी। यहाँ ध्यान देना है कि जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी युग है, यहाँ पर उद्योग अस्तित्व में आ चुके हैं, बड़े बड़े कारखाने अस्तित्व में आ चुके हैं और उस पर दबदबा किसका है? बुर्जुआ वर्ग का है। ये बुर्जुआ कौन है? ये बुर्जुआ वही मालिक है जो कभी सामंत था, ठीक है, दास युग में जो मालिक था। तो ये बुर्जुआ सर्वहाराओं का शोषण करता है। क्यों? क्योंकि सर्वहारा को जो यानी कौन है यहाँ पर? कृषि मजदूर, कृषि कर रहे हैं, जो सर्वहारा उद्योगों में काम करने वाला मजदूर है। और जो उद्योगों में काम करने वाला मजदूर है, उस मजदूर को क्या मिलता है? केवल मेहनताना मिलता है। उद्योगों में जो भी प्रॉफिट होता है उसका उपयोग पूंजीपति नए उद्योगों की स्थापना में करता है। मजदूर मजदूर का बनकर रह जा रहा है और जो पूंजीपति है वो और पूंजीपति अमीर होता चला जा रहा है पूंजीवादी युग में। कार्ल मार्क्स को सबसे बड़ी समस्या पूंजीवादी समाज में मजदूरों के हो रहे शोषण से है और उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, उन्हीं शोषण के कारणों की पहचान के लिए कार्ल मार्क्स ने के द्वारा किया गया प्रयास ही ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। क्योंकि उन्होंने मजदूरों के शोषण का इतिहास जानना चाहा और अतिम साम्यवाद से वो जब वो जानना चाहा तो उसके बाद समाज में जो भौतिक चीज़ों में जो द्वंद्व हुआ और उससे समाज जो बदला और आकर के आज पूंजीवादी युग तक खड़ा हो गया, उसके मूल में उन्होंने पाया कि उत्पादन प्रणाली है जिम्मेदार है। और जब जब उत्पादन प्रणाली बदलती है यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता है, तब तक समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। लेकिन पूंजीवादी समाज में इतना ज़्यादा शोषण है मजदूरों का, इतना ज़्यादा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है कि यहाँ मजदूर क्रांति करेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें पाने के लिए पूरा संसार है और खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी समाज के पहले जो वर्ग रहा है वो अपने आप में वर्ग रहा है, क्योंकि वर्ग चेतना नहीं है वहाँ पर। जबकि जो पूंजीवादी समाज है इसमें वर्ग चेतना आएगी और जो मजदूर तबका है, सरभारा है, वो लामबंदी करेगा। वर्ग चेतना उसके अंदर आ गई है, वो अपने आप में वर्ग से अपने लिए वर्ग बन जाएगा और जब अपने लिए वर्ग बन जाएगा तो वो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा। कुछ समय के लिए आके देखिए, समाजवादी युग जो दिया गया है, ये सर्वहारा का अधिनायकत्व कहा गया है। कुछ समय के लिए संसाधनों पर सर्वहारा वर्ग का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, और उनकी तानाशाही आ जाएगी। हालांकि कार्ल मार्क्स कहते हैं ये कुछ ही समय के लिए होगा और इसके बाद जो है साम्यवादी युग आएगा। एक ऐसा साम्यवादी युग होगा जहाँ ना तो राज्य होगा, ना ही शोषण होगा, ना ही ये पूंजीपति होंगे और उत्पादन के साधनों पर एक सामूहिक स्वामित्व होगा जैसे आदिम साम्यवाद में था। यहाँ ऐसी कोई संस्थाएं नहीं होंगी जो शोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो शोषण में संलिप्त होती हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का ये सिद्धांत है, ये नितांत वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है इसको। इसमें कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिक दृष्टि है, जिस तरीके से इन्होंने दिखाया कि उत्पादन प्रणाली बदल रही है और समाज बदल रहा है, वो अपने आप में एक एक ऐसा तरीका है जिस समाज को देखने का एक ऐसा नज़रिया है जो जो वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इसके पहले का जो इतिहास लेखन इनके पहले का है, उसके केंद्र में राजा रानी है, उसके केंद्र में शासक है। पहली बार किसी के इतिहास में ऐसी बात, इतिहास को किसी ने इस दृष्टि से देखा जब केंद्र में मजदूर तबका है, गरीब तबका है, आम आदमी है और उसको उसको उसने उन्होंने जो है एक खास दृष्टि से देखा जिसको ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि कहा जाता है। तो इसका कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं कि जिस तरीके से साम्यवाद की कल्पना की थी वैसा साम्यवाद कहीं भी नहीं आया, ठीक है, और भी कई इसकी आलोचनाएं की जा सकती हैं।
उसको हम फिर कभी देखेंगे। तो आज की कक्षा इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।